जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आपने तय कर लिया है कि आपको आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, अगर आपको इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना है, तो डेफिनेटली आपको सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। यू आर ओनली द योर लिमिट। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे अपनी लिमिट के बाहर जाना है और मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह की सोच रखने वाले विद्यार्थी हमारे साथ में रवि गुर्जर, जिनका अभी भारतीय वायुसेना के अंदर सिलेक्शन हुआ है और 11 फरवरी को ये ज्वाइन करने वाले। रवि, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। रवि से पूरी इनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों के मन में जो सवाल होते हैं, तमाम सवालों के जवाब हम रवि से पूछेंगे और उससे आपको काफी मदद मिलेगी कि किस तरह से एयरफोर्स में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कहाँ परेशानियां आती है, किस तरह की चीजें हमको करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा एक अच्छा मोटिवेशन मिले, क्योंकि इसमें कई सारी बातें बहुत आपको मोटिवेट भी करेगी। शुरुआत करते हैं रवि आपकी जर्नी से। रवि बेटा, आप बताइए शुरुआत से कब से आपने डिफेंस में जाने का सोचा और क्या क्या पढ़ा उसमें आए। जय हिंद, मेरा नाम रवि गुजर है। मैं डिफेंस का जैसे ही मैंने 11th करी तब मुझे सोचा कि हाँ डिफेंस में अपने को चाहिए, तो इसके लिए मैंने 14 फरवरी 2019 को मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी पे ज्वाइन करा। अब ज्वाइन करा तो मैं भी नॉर्मल एक बच्चा था, जैसे कि बहुत सारे बच्चे इंदौर आ जाते हैं, हाँ कुछ कोचिंग करना है, कुछ बड़ा करना है। मैं आया, फिर जैसे यहाँ पे सिलेक्शन होते रहते हैं, इसी प्रकार मेरे जैसे एक और आए थे भैया, वो आए, उन्होंने एक ऐसी अच्छी मोटिवेशन स्पीच दी। तो मैंने देखा कि हाँ अपने को भी एक दिन इस स्टेज पे आना है और अपने को भी लोगों के लिए कुछ ऐसा करना है कि हाँ लोग मेरे से सवाल पूछे कि हाँ भैया कैसे होता है कैसे होता है। तो मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। मैंने तैयारी करी, मैंने नेवी का पेपर दिया, नेवी मेरा क्लियर हुआ। मुझे पीएफटी के लिए गोवा बुलाया गया, वहाँ पे मुझे मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। फिर मुझे एयरफोर्स के लिए मैंने पेपर दिया, वो भी मेरा क्लियर हुआ, फिजिकल हुआ। फिर मैंने एक बार लगा कि हाँ मैं एक बार मेडिकल फेल हूँ। मैंने सर को बोला, मैंने सर मैं क्या करूँ। सर ने बोला कि जो भी होगा सब ऊपर वाले के हाथ में है, मेडिकल अपने हाथ में नहीं है, तुम जाओ अच्छे से मेहनत करो। तो मैं गया और मैं वहाँ से एकदम फिट हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ कि ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन मेरिट के चक्कर में रह गया था, मैं मेरिट आउट रह गया। फिर मैंने फिर भी सोचा कि अब क्या करें, तो फिर मैंने कंटिन्यू तैयारी करी। अनूपपुर की भर्ती आई थी फरवरी 2020 में, मैंने वो दी, उसके फिजिकल हुआ, पेपर हुआ, लेकिन बीच में मेडिकल नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। उसका मेडिकल मैंने अक्टूबर में दिया, उसमें मुझे फिट करा। जैसे ही उसका मेडिकल मैंने दिया, थोड़े दिन बाद भोपाल रैली भर्ती आई। भोपाल रैली भर्ती मैंने दी तो उसमें भी मुझे सब फिट हो गया। फिर जब इन दोनों की पीएसएल तैयार हो रही थी तो मैं इस कंफ्यूजन में था कि नाम कौन से में आएगा, और मेरा इच्छा ये थी कि भोपाल वाली से नाम आ जाए क्योंकि थोड़ी अच्छी थी। तो इतने में पता चला कि जो जिस लास्ट में मैं जिसमें मेरिट आउट हूँ उसकी लिस्ट फिर से बनेगी, और इस हिसाब से 3 पीएसएल आई मेरी, तीनों में मेरा नाम था और रैंक भी सही था, जो कि 15 जनवरी को आई और 25 जनवरी को मेरी इनरोलमेंट आई और अब मैं 11 तारीख को ज्वाइन कर रहा हूँ। रवि की पूरी हिस्ट्री यह थी, इनकी यात्रा। देखिए, आप जब मेहनत करते हैं तो जब आपकी मेहनत वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू करता है। यही रवि के साथ हुआ। जिस मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी बाहर हो चुके थे, उस मेरिट लिस्ट से जिससे इनको कोई उम्मीद नहीं थी, उस मेरिट लिस्ट में बाद में इनका नाम आ गया। पर इन्होंने पिछली मेरिट आउट से कोई टेंशन ना लेते हुए, पिछले मेरिट आउट का कोई पछतावा ना करते हुए, इन्होंने सिर्फ फ्यूचर देखा और ये आगे आने वाली जो रैली भर्तीज थी उसमें पार्टिसिपेट किया, अनूपपुर भर्ती में पार्टिसिपेट किया, भोपाल भर्ती में पार्टिसिपेट किया और परिणाम आपके सामने हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे यही कहा था बच्चों कि अगर आप अपने पास्ट में घुसे रहेंगे, अगर पास्ट के बारे में ही बहुत ज्यादा सोचते रहेंगे, तो आप अपने फ्यूचर के लिए काम नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है जब पास्ट में कुछ चीजें रह जाती हैं, हम किसी न किसी कारण से चूक जाते हैं। तो जब हम किसी न किसी कारण से चूक जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा टाइम तक माइंड नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम तक उसके लिए लोड नहीं लेना है। आपको फ्यूचर के लिए काम करना है, मन में कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि जब मेहनत का आपका पार्ट पूरा हो जाएगा तब आपकी किस्मत आपका साथ देगी। रवि बेटा, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जब आप एयरफोर्स के मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए थे तो फिर आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, मेरे को मेरिट लिस्ट आउट हुआ तो मैंने सोचा कि अब और मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमी तो रह चुकी थी, जिसकी वजह से आज ये दिन आया। फिर अगर आप सर के साथ हैं तो सर कभी आपने डिमोटिवेट होने थे तो सर ने पॉजिटिविटी एक सर के तरफ से आती रहती है, तो बस वो पॉजिटिविटी ली। मैंने बोला कि अब और अच्छी मेहनत करेंगे और इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि हाँ अपने को मेरिट की टेंशन नहीं हो, जब पीएसएल आएगी तब अपना नाम रहेगा ही रहेगा। तो जो भोपाल मेरी पीएसएल आई, इसमें मैं अंडर 100 था
तो यही चीजें होती है। देखिए पीएसएल में जो कि ऑल इंडिया लेवल पर आती है, उसमें अगर आपकी रैंकिंग अंडर 100 आ रही है, यानी कि आपने काफी कुछ अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब रवि के माध्यम से दिलवाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो। बच्चों कई बार ये ऐसा हो जाता है कि मेरिट लिस्ट में बाहर हुए लड़का सोच लेता है कि मेरी किस्मत में नौकरी नहीं थी। भाइयों, आपकी किस्मत बदलने वाले आप स्वयं हैं। आप स्वयं अपनी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप ठीक से मेहनत करें, अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचाने, अपनी कमजोरियों पर काम करें, जैसा कि रवि ने किया कि भाई पीएसएल में बाहर हो गए तो कोई ना कोई कमजोरी रही होगी, इसलिए बाहर हो गए। इस बार अच्छी मेहनत किया तो डेफिनेटली उनके 2 रिलीज निकल गई और सिलेक्शन लेटर्स घर आ गए। 3 पीएसएल में नाम होना कोई साधारण बात नहीं है। एक अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशन, बहुत बड़े गर्व की बात है। जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वो चीज आपको बहुत सपोर्ट करती है। रवि, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं कितना टाइम कम से कम दिया जाए अपनी पढ़ाई को, जिससे हम लोग एयरफोर्स के अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाए। तो हालांकि मुझे पता है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट टाइम वेरी करता है। कोई स्टूडेंट कम टाइम में बहुत ज्यादा कर लेता है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा टाइम में कम कर पाते हैं। आपके हिसाब से क्या सही है? अपने को 7-8 घंटे की पढ़ाई तो करनी है। मतलब अगर आप कोचिंग में हैं तो आपको कोचिंग छोड़ के अपनी सेल्फ स्टडी रहनी थी, 3 से 4 घंटे की तो रहनी चाहिए। और उसके अलावा भी आपको रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे करें कि एक हफ्ते आपने एकदम 7-8 घंटे पढ़ लिया और फिर एक हफ्ते आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे तो आपकी लिंक टूट जाएगी। इसलिए भले ही 3-4 घंटे पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें, तो उससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। भले ही कम पढ़े पर रेगुलर पढ़े। 4 घंटे, देखिए इन्होंने कहा 8 घंटे, तो कहीं ना कहीं 4 घंटे उसमें कोचिंग का टाइम शामिल होता है। और फिर कोचिंग के टाइम के अलावा अगर आप 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आज के टाइम पर वो सफिशिएंट तो उसको कह सकते हैं बच्चों, पर हम उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए कंपटीशन का दौर है, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बच्चा बैठ करके तैयारी कर रहा है। और अगर बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हम उन बहुत सारों में से हम उसी क्राउड का हिस्सा है जो तैयारी कर रहा है, और हमको आगे जाना है। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हमारा प्रयास अच्छा होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर अपनी कमांड होना चाहिए। रवि, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। इंग्लिश की तैयारी तो जो सर कराते मैंने सिर्फ उसी से करी है, और मैथ्स मैंने RS अग्रवाल और जो हमारे सर पढ़ाते थे उससे करी है। और फिजिक्स 11-12 से करता था, और जो कोचिंग में चलता था वो पूरा कवर करता था। यानी कि आप इंग्लिश में VK सिन्हा ले सकते हैं, मैथमेटिक्स में आप RS अग्रवाल ले सकते हैं, और आपका जो है फिजिक्स के अंदर 11th और 12th के फिजिक्स को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी बात बहुत आसानी से बन जाती है। सिलेबस कहीं ना कहीं इसके अराउंड घूमता है। यस सर। टेस्ट का क्या रोल रहता है रवि? टेस्ट में किस तरह से टेस्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। मैं खुद पीतमपुर से सिर्फ संडे के दिन 1 घंटे के लिए पर टेस्ट के लिए मैं जरूर आता था। मैंने आज तक कोचिंग में एक भी टेस्ट मिस नहीं करा, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि आपकी वीकली परफॉर्मेंस किस बेसिस पे चल रही है, आपको कौन सा आपका वीक सेक्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। फिर उस पर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा रहेगा जितनी। अगर टेस्ट को नहीं छोड़ना, देखिए कोई विद्यार्थी 1 घंटे, आप सबको पता है एयरफोर्स और नेवी के जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी आपका SRAA दोनों के टेस्ट 1-1 घंटे के ही होते हैं। तो कोई बंदा 1 घंटे का टेस्ट देने के लिए 2 घंटा चल के आता था, 2 घंटे आने में लगते थे और 2 घंटे जाने में लगते थे। आपको ये देखना है कि किस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है। टाइम नहीं देखना है कि अरे 1 घंटे का टेस्ट देने के लिए मैं 4 घंटे जाऊंगा क्या, नहीं भाई, उसका इंपॉर्टेंस कितना है, मैं क्लास में अपने आप को कहाँ पा रहा हूँ, क्लास की रैंकिंग में मेरा स्थान कहाँ पर आ रहा है, वो चीजें मायने रखती है। रवि, आगे हम हमेशा तमाम स्टूडेंट से कहते हैं कि मेडिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर हाँ खुद के अंदर कुछ लगता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कमी है अपने अंदर, तो अपन जाकर के अपने फिजिशियन को दिखा सकते हैं। अदरवाइज आपको मेडिकल के लिए बहुत टेंस होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोगों को किस पार्ट में मेडिकल में पॉइंट दिया, क्यों दिया, वो सारे अलग अलग, ये सारी चीजें स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करती है। मेडिकल के साथ ही एक बात आती है आपके ग्रुप डिस्कशन की, SRT की। यस सर। रवि, ग्रुप डिस्कशन और SRT के अंदर क्या रहता है? हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग उसमें पास हो पाते हैं? ग्रुप डिस्कशन में हिंदी मीडियम के भी मैक्सिमम लोग पास हो जाते हैं। हाँ, ये है कि आपको बोलना है। अगर आप एकदम ही चुप हैं तो फिर तो प्रॉब्लम रहती है, पर अगर आपको एक पेज देंगे एयरफोर्स में, आपने वो पढ़ लिया और आपके मन में जो भी भाव उस टाइम पे आ रहे हैं, आपको उसको बस इंग्लिश में बोलना है। वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम ही बेस्ट इंग्लिश चाहिए, बस इंग्लिश रहनी चाहिए, तो आपका ग्रुप डिस्कशन निकल जाएगा। आप सबकी तरफ देख के बोलें, बस कोई बच्चे रहते हैं जो थोड़े आपस में उलझ जाते हैं, वो वाला काम थोड़े ना करें। आपस में उलझने वाले काम ना करें, सबको पूरे ग्रुप को देख करके बात करें। वहाँ जो पैराग्राफ दिया जाता है उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में कुछ पॉइंट्स अपनी ओर से एड ऑन करें। थोड़ा सा अच्छे से अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें? बच्चों के मन में एक सवाल रहता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें?
सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन रहता है जो भी ऑब्जर्वर रहता है उसके लिए। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको एकदम प्रिपेयर करके जाना चाहिए। और नॉर्मली सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप और आपकी फैमिली के बारे में आपको वैसे सब कुछ पता ही है, तो उसको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लें। बाकी ग्रुप डिस्कशन तो फिर आपका हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा। रवि, चलते चलते लास्ट में एक बात कि वो ऐसा क्या रहा जो आपको पिछले 2 साल से मोटिवेट करता रहा और आज आप ज्वाइनिंग की दहलीज पर हैं? जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन था वो ये था कि जब मैं मेरिट आउट हुआ था तो पापा को मैंने देखा था, पापा को उदास हो गए थे। बाकी पापा ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि हाँ कि लड़का मेरिट आउट हो गया, पर वो जो घर वालों के उम्मीद में एक उम्मीद जग जाती है। अगर अपन मेडिकल फिजिकल सब पास होकर बैठते हैं तो फिर लगता है कि हाँ सिलेक्शन ले चुका है। लेकिन जिस टाइम पे मैं आउट हुआ था तो वो चीज़ मुझे बहुत लगी थी कि हाँ नेक्स्ट टाइम ये चांस नहीं होनी चाहिए। कि पापा के चेहरे पे खुशी, पापा के चेहरे पे मुस्कुराहट, एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए इससे बड़ा शायद गर्व का कोई पल नहीं हो सकता जब वो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देख सके। और बच्चों, ये खुशी, पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पैसा देकर के वो खुशी नहीं देखी जा सकती। जो इस तरह के आपका चयन होता है, जब आपका मान सम्मान पूरे सभी जगह आपका मान सम्मान होता है। मान सम्मान तो एक अलग विषय, एक माता पिता, हमेशा हर माता पिता की एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छी जगह जाए, अच्छा सेटल्ड हो जाए, ताकि उनकी फ्यूचर की सारी चिंताएं कम हो जाएं। तो बच्चों, यही है कि हम लोग पढ़ें, अपने माता पिता की खुशी के लिए पढ़ें, अपने टीचर्स की खुशी के लिए पढ़ें, और अंत में खुद की खुशी तो एक बड़ा महत्व रखती है। रवि, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आप ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। Yes, आप विश यू गुड लक। जय हिंद। जय हिंद।